नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच हैं गांडे विधायक जयप्रकाश वर्मा जी, बीजेपी से विधायक हैं। इनके सफर में भी उतार चढ़ाव रहे होंगे। वैसे इनके चाचा रीतलाल वर्मा सांसद, विधायक, तमाम चीज रहे, हम उन पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। नमस्ते। बचपन में अगर आप देखें तो जन्म कहां पर हुआ? बचपन में हमारा भंडारो गांव में जन्म हुआ। किस जिला में पड़ता है? वो गिरिडीह जिला में पड़ता है। पढ़ाई के लिए कैसे क्या पढ़ाई के लिए शुरुआती दौर में तो मैं गांव में एक आध साल पढ़ा था। बीच में वो नर्सरी वाला क्लास पढ़ा था। फिर 77 में मेरे अंकल एमपी बने तो मैं दिल्ली चला गया पढ़ने के लिए। और जब दिल्ली गया तो मैं जब चूँकि 5 बहनों के बाद लड़का हुआ था तो लोगों को लग रहा था कि नहीं, बहुत दिनों बाद घर में लड़का आया है। पहले लड़का का ही ज़्यादा चाहत होता था, तो इसलिए माँ की ममता ने फिर से मुझे बहुत प्रेरित किया और पिताजी को भी तंग किया कि नहीं, उनको दिल्ली से वापस बुला लीजिए। और दिल्ली में 2-3 साल के बाद मैं फिर वापस गिरिडीह आ गया। गिरिडीह में आया तो लोगों ने पढ़ाई के बारे में चिंता की, कहाँ पढ़ना चाहिए। फिर बातें हुई तो फिर सैनिक स्कूल तिलिया में मेरा नाम दाखिला लोगों ने करवाया। आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी मुख्यतः किसान थे और वो लोकल इलाकों में डॉक्टर थे। वो प्रैक्टिस करते थे और जनता का इलाज करते थे। बहुत लोकप्रियता उन्होंने हासिल किया था इलाज में। एमबीबीएस डॉक्टर थे? नहीं, वो एमबीबीएस नहीं थे, वो जीएमएस थे। परंतु उनके पास इतना नॉलेज था, रियस था कि बहुत इलाका से बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज करा के लौटे हुए लोग भी उन्हीं के पास से इलाज कराते थे और बहुत सफलता मिलती थी। लोग ठीक होते थे उस इलाके में। जी हाँ, लोकप्रियता पूरे, हमको लगता है कि पूरे जिले में, एक गांव नहीं, एक प्रखंड नहीं, पूरे गिरिडीह जिले में उनकी लोकप्रियता रही थी। और एक अच्छा, मतलब समझिए को समाज सेवा भी वो करते थे और वही एक परिवार का एक आय का भी स्रोत बना, जिसका ये फलाफल आया कि उन्होंने अपने छोटे भाई तीसरे नंबर पर थे रीतलाल प्रसाद वर्मा जी, हमारे जो चाचा जी थे, उनको पढ़ाया लिखाया भी, उनको एमए एलएलबी भी कराया। उसके बाद पिताजी ने ही रीतलाल जी को पढ़ाने का काम? जी। हमारे दादाजी तो साधारण किसान रहे थे और उनके पास भी उतना आय का ऐसा स्रोत नहीं था, परंतु हमारे पिताजी ने ही जो मेहनत किया उस समय, उसी मेहनत का फलाफल था कि चाचा जी को पढ़ाने से लेकर के एमए एलएलबी कराने के बाद उनको लगा कि हम लोग भी इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधित्व कर सकते हैं। और उस दौरान फिर वो चुनाव एमएलए का पहले लड़ाई 67 में वो जनसंघ से लड़ाए, तो उसमें पहली बार हार गए। फिर 72 का चुनाव में हमारे चाचा जी जमुआ विधानसभा से एमएलए बने थे और फिर तुरंत फिर 77 का जो चुनाव हुआ, लोकसभा का टिकट मिला और फिर 77 में पहली बार एमपी बने और फिर लगातार 6 बार एमपी बने। आपको खेलने का शौक कुछ बचपन में? बचपन में मैं फुटबॉल भी खेलता था, क्रिकेट भी कभी कभी खेलता था। मैं क्योंकि जब सैनिक में था तो सैनिक में सभी प्रकार के गेम हम लोग खेलने के लिए दिए जाते थे, तो उसमें हॉकी में भी बड़ा आनंद आता था मुझे। फिर अपने जो हाउस का हॉकी का मैं टीम का लीडर भी रहा था और एक अच्छा गेम मैं पसंद करता था हॉकी को। हॉकी पसंद करते थे। लोगों के साथ अगर आप देखें तो जिस तरीके से बचपन आपका गुजरा, अनुशासन में गुजरा, लेकिन क्या कभी किसी दोस्त के साथ एक मारपीट सा माहौल या किसी दोस्त को देख लेने की धमकी या किसी दोस्त ने आपको पीट दिया हो, कुछ इस तरीके का याद है? हाँ, ऐसा मुझे सैनिक स्कूल में ही महसूस हुआ था जी। और क्या कि मैं कभी भी किसी भी जो गलत चीज़ होता है मैं उसका हमेशा विरोधी उस बचपन से ही था। और एक शंकर दयाल सिंह जी, वो भी लीडर हुआ करते थे, उन्हीं का बेटा, वो भी सैनिक में पढ़ता था और अचानक किसी बात पर उसने एक अहंकार जैसा भाषा का प्रयोग किया, हमारे दोस्त से वो लड़ना चाहा, तो मुझे कभी बर्दाश्त नहीं था और मुझे लगा कि नहीं, ये लोगों को डराते हैं। मैं भी लड़ गया और पूरी लड़ाई हो गई। तब तक जो हमारा जो उसमें जो कैप्टन थे, वो कैप्टन आए और कैप्टन ने कहा कि सर को कंप्लेन करेंगे, तो फिर किसी तरह लड़ाई शांत हुआ, परंतु बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। पूरा पटका पटकी से लेकर के चोटें भी आई थी। किस क्लास में आप थे उस वक्त? उस समय मैं लगता है 7th क्लास में था मैं। तो एकदम लड़ लेते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता था? नहीं, और मैं हमेशा लड़ाकू नहीं हूँ, परंतु परिस्थिति जन मुझे लड़ना पड़ा, लड़ाई इस तरह से हुई थी। अच्छा, आप चूंकि सैनिक स्कूल में पढ़ाई आपने की, फिर चंडीगढ़ में जाके अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की, उसके बाद आपको ये नहीं लगा कि सिविल सर्विसेज या कुछ और एग्जाम्स को पास करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो मेरी भावना, कहीं कहीं संस्कार और कुछ सीखना और समझना जो परिवार से मुझे मिला, और उस परिवार में मुझे भी बहुत ज़्यादा जुड़ाव जनता से उसी से मैं हो रहा था बचपन से ही।
और जनता के साथ जाना, काम करना। मैं उस समय भी पिताजी के साथ गाड़ी में बैठ जाता था, जब पिताजी कहीं इलाका में निकलते थे लोगों से मिलने के लिए, मैं बैठता था गांव में। फिर वो कहीं पंचायत करते थे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, कहीं ऑफिस जाते थे, तो मैं साथ रहता था। मुझे ये अच्छा लगता था देखने में भी, करने में भी, और मेरे मन में उसी समय से ये भावना आई थी कि मैं समाज सेवा का काम करूं। कॉलेज लाइफ आपका कैसा था? कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा था। और जब मैं डीएवी कॉलेज में चंडीगढ़ में पढ़ता था, तो हमारे टीचर कहते थे कि आदमी को बेहतर करना चाहिए। वो एग्जाम्पल देते थे महान खिलाड़ी कपिल देव जी का भी, कि कपिल देव भी यहीं के विद्यार्थी थे, तो उन्होंने खेल को चुना और खेल में समर्पित होकर काम करने लगे, वहाँ उन्हें सफलता मिली। इसलिए जो जो छात्र जिस तरफ भावना रखता है, जो बनना है, उसकी तरफ समर्पण चाहिए, उसकी तरफ एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। जहां वो कंसंट्रेट कर जाएगा उस चीज को, तो निश्चित रूप से उसे उसका लक्ष्य हासिल होगा। पढ़ाई की है? डीएवी कॉलेज चंडीगढ़। उसी से कपिल देव ने भी पढ़ाई? जी हाँ, उसी से पढ़ाई की। आए थे कपिल देव? कपिल देव जी एक बार आए थे कॉलेज में, मुलाकात हुई थी। उस वक्त क्या लगा? उसमें लगा कि देश के बहुत महान खिलाड़ी से मिल रहा हूँ, बहुत खुशी हुई थी। और फिर वैसे कभी कभी वो ऑफ टाइम में होते थे, तो हम लोग भी मॉर्निंग वॉक में निकलते थे, तो मॉर्निंग वॉक में भी हमें हमेशा उनको देखने का लालसा होता था कि किस रास्ते से, उनका घर के बगल का रास्ता में हम लोग गुजरते थे। फिर कभी कभी सुबह सुबह देख लेते थे, हम लोग, बड़ा अच्छा लगता था। और कुछ याद है कॉलेज की? और कॉलेज में तो जैसे यूनिवर्सिटी लाइफ के जब हम लोग शुरुआत, तो जैसे कॉलेज तो हमारा ये था, केवल बॉयज़ कॉलेज था। यूनिवर्सिटी लाइफ, गर्ल से भेंट नहीं होता था वहाँ? नहीं, बॉयज़ कॉलेज था वो। मैंने बाहर कहीं भेंट होता था? नहीं। हाँ, फिर पीजी का जो लाइफ हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन जब हम लोगों ने किया, यूनिवर्सिटी के अंदर किया, तो वहाँ थे, सभी थे, गर्ल्स थे, बॉयज़ थे, सभी थे। तो वहाँ पर एक ग्रुप बनता था, माहौल बना। तो जैसे हम लोग बिहार से भी पढ़ने वाले कुछ थे हमारे, मैं जब ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में था, तो बिहार के भी लोग थे। तो हम लोग का एक स्वभाव अलग था, हम लोग ग्रुप में पहले से ही थे। जब हम लोग ग्रुप में थे, तो कुछ जो हॉस्टल में जो लड़कियां रहती थी, तो उन लोगों का ग्रुप बन गया, हम लोग का ग्रुप बन गया। तो ये ग्रुप हम बढ़िया फ्रेंडशिप था। और एक बड़ा, मैंने, हम तो इस चीज़ का हमेशा अभी भी विरोधी हैं, परंतु स्टूडेंट लाइफ में लगता है कि कभी कभी कुछ लोगों ने कहा कि आज जो यूनिवर्सिटी के मेस में पार्टी है, होली का पार्टी होता था, तो पार्टी के दिन पूरा चिकन वगैरह बना हुआ था। तो उस लाइफ में लोग, अब गर्ल्स हॉस्टल में चिकन बनता नहीं था, तो फंक्शन का दिन था, इसलिए वहाँ बफे सिस्टम से मैच में खाना चल रहा था। तो प्लेट में एक बार, ठीक है, एक बार तुम लेके आओ, एक बार हम लेके आए, हम लोग बार बार लेके जा रहे हैं, और खिड़की से बाहर एक आदमी को बाहर बैठा दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लगता है 2-3 केजी 4 केजी चिकन उस दिन मैंने जुगाड़ किया था, ताकि जो गर्ल्स हॉस्टल में हम लोग के जो फ्रेंड हैं, उन लोगों को चिकन दिया जा सके। ऐसा जी। किसी लड़की से जीवन में नोक झोंक हुई कॉलेज लाइफ में? नोक झोंक क्या मतलब, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग तो जब साथ में रहने पर, जब एक लड़का लड़की दोनों विपरीत लिंग के हैं, तो कुछ आकर्षण तो बढ़ता ही है। और किसी को लगता है कि नहीं वो लड़की मुझे अच्छी लग रही है, किसी लड़की लगता है कि वो लड़का मुझे अच्छा लग रहा है, तो इस टाइप की कुछ बातें होती है। उसी तरह से मैं, एक लड़की मुझे भी अच्छी लगती थी, और अच्छी लगती थी, तो आपकी पत्नी सुन रही है? लगभग उन्हें कुछ पता भी है। अच्छा। तो फिर क्या हुआ? तो एक दिन क्या हुआ कि लोगों ने, फ्रेंड ने कहा कि यार, जब ऐसा कुछ सोचते हैं हम लोग हैं, तो दोस्ती थोड़ा सा और बढ़े, कार्ड दे देना चाहिए। मेरा फास्ट फ्रेंड था वो, मैंने बताया कि राजकुमार और दिवेश लोगों का टीम था। तो उन लोगों ने भी कहा कि जेपी ऐसा क्यों नहीं करता, क्या सोचता है यार, एक कार्ड दे देना चाहिए। और मैंने कार्ड दे दिया। और कार्ड देने के बाद रिएक्शन हुआ। कार्ड देने के बाद उसने कहा कि तुम मुझे ऐसा समझते हो, हम लोग इतना अच्छा फ्रेंड हैं, और तुमने मुझे कार्ड दिया है, ये ठीक नहीं है। तो फिर बहुत दिन तक बात बंद रहा हम लोग का, बातचीत हम लोग नहीं करते रहे। और जब नहीं किए, तो फिर और भी दूसरे जो फ्रेंड थी, गर्ल्स फ्रेंड या बॉयज, और भी जो क्लास में पढ़ने वाले लोग थे, तो एक और हमारी फ्रेंड थी, जिसका नाम उसे राखी था, अभी वो आईएएस की पत्नी है। उसने कहा कि जेपी तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो, तुम इतने अच्छे घराने को हो, तुम्हारा इतना अच्छा नेचर है, तुम क्यों परेशान होते हो इसी लड़के वाले? मैं परेशान नहीं होता हूँ, उन्होंने सारे क्लास में ऐसा कहा, इसलिए वो समझा रही थी कि हम लोग को अच्छा ढंग से रहना है, अच्छा ढंग से काम करना है। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसे भी अच्छे दोस्त होते हैं, जो दोस्त आदमी को जब निराशा होती है, जब दुख होता है, तब सपोर्ट करते हैं। तो अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये थी कॉलेज लाइफ। अब बात करेंगे राजनीति लाइफ की, कि किस तरीके से राजनीति में आए, किसने मदद किया, किसने मदद नहीं किया, इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999. Offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library, and the proactive placement cell makes you excel in the campus drive. That's why CEB goes beyond education. Visit kaustavgroup.ac.in. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। हमारे साथ जयप्रकाश वर्मा जी बने हुए हैं। अब किस तरीके से राजनीति में आए ये भी जान लेते हैं इनसे, क्योंकि कॉलेज लाइफ बड़ा इंटरेस्टिंग इनका था। कैसे ये रिजेक्ट हुए, रिजेक्ट कर दिया एक लड़की ने इन्हें, लेकिन फिर दूसरी लड़की ने समझाया कि तुम अपनी मेंटलिटी को, तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम आगे बढ़ो, और वो फिर आगे बढ़ते गए। वर्मा जी, राजनीति में कैसे आए? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पूरा मेरे घर का पृष्ठभूमि राजनीतिक है और मैं उसी की तरफ मेरा भी रुझान बढ़ता चला गया। और खासकर मैं पिताजी के साथ रहता था। पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में मैं भी पिताजी को बहुत प्यार करता था। और मैं जितना ज़्यादा उनको प्यार करता था, मैं शायद जीवन में और किसी को नहीं भी प्यार कर सकता हूँ और नहीं भी करता हूँ। तो उस कारण से मैं इस तरफ ज़्यादा झुकाव रहा और मैं ऐसा सोचता था। इसी कारण से मैंने भी जनता की सेवा चुनाव लड़ने की इच्छा आपको किस ईस्वी में हुई? वैसे तो चुनाव लड़ने मैं जब आया तो यहाँ पर फिर लेक्चरर बन गया। वापस पढ़ के आया तो लेक्चरर बना, और लेक्चरर सब जानते हैं कि लेक्चरर चुनाव लड़ सकता है। तो वैसे तो मैं उसमें, मेरे पिताजी चुनाव कभी लड़ते नहीं थे, लड़ाते थे। गिरिडीह जिला में जितने भी आप नेता देख रहे हो, ये बाबूलाल मांडी जी को देख रहे हो, मेरे पिताजी ने लाया। रविंदर राय जी को, चंद्रमोहन प्रसाद सिन्हा जी पहले थे, उन्होंने मेरे पिताजी ने लाया। सुक्का रविदास जी पहले एमएलए हुआ करते थे। रमेश यादव जी पहले एमएलए हुआ करते थे। जी को भी आपके पिताजी ने मेरे पिताजी नहीं उनको लाया। मेरे पिताजी उनके गुरु रहे और उनको फिर उनका गांव तीसरी पड़ता है मेरे घर से। बाबूलाल जी ये मानते हैं? अब मानना चाहिए उनको, ये सच है, मानना चाहिए। अगर नहीं मानते तो मैं नहीं कुछ कर सकता, परंतु यही सच है जी। तो उसके बाद राजनीति में जो है आप 2000 में पहली बार चुनाव लड़े। 2000 पहली बार उस वक्त चूंकि आपके चाचा जी को खड़ा किया था आपके पिताजी ने। जी हाँ, 6 बार एमपी रहे थे वो ना? जी हाँ, 6 बार एक बार एमएलए रहे थे। आपके चाचा जी ने कैसा सपोर्ट किया आपको, क्या गुजरा उस वक्त? मैंने चाचा जी को कहा कि आप चुनाव लूज किए हैं, ऐसे में अगर हम लोगों के लिए प्रत्याशी बनाने की मांग पार्टी के आला कमान से किया जाए, हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो एक व्यक्ति एमएलए रहेगा, फिर आने वाले दिनों में जब एमपी चुनाव होगा फिर आप लड़ेंगे तो एक ताकत आपको मिलता रहेगा। एक तो मैंने उनको सलाह दिया, परंतु अब उनके मन में क्या मानसिकता रही थी हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको पढ़ाने से लेकर के एमपी बनाने तक का सारा, मेरे जिस प्रकार से एक बेटा को लोग मानता है, करता है, उस प्रकार से मेरे पिताजी ने चाचा जी को अपना बेटा के रूप में सारा कुछ जीवन का जितना भी मेहनत था उन पर नौछावर किया था। और मुझे भी उम्मीद था कि चाचा जी मुझे भी सपोर्ट करेंगे, परंतु उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से बात नहीं कर सकता हूँ। उस वक्त आपके दिल पर क्या गुजरा? उसमें मुझे बहुत दुख भी हुआ और लगा कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं, इतना दिन का मेहनत, इतना दिन का सेक्रीफाइस और कुर्बानी को भी लोग भूल जाते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ था। और जब दुख हुआ तो फिर ऐसे में अचानक मुझे शकुनी चौधरी जी के माध्यम से लालू जी का सहारा मुझे मिला। लालू जी ने पहली ही मुलाकात में कहा मौका देंगे, और उसके बाद तो हम तैयारी में फिर लग गए थे और फिर चुनाव हुआ। टिकट मिला आपको? टिकट मिला। उस बार हार गए? जी हाँ, उस बार हार गए। कितने वोट से हारे? उस बार क्या हुआ कि मैं तो, जब बात हम कर रहे हैं तो लोग सुनते ही होंगे और सुनेंगे। वो क्या हुआ कि हम तो उस चुनाव में भी जीतने वाले थे, परंतु लोगों ने, जो विपक्षी लोगों ने मुझे भारतीय जनता पार्टी का पृष्ठभूमि का व्यक्ति का नारा बुलंद किया और कहा कि ये भाई भारतीय जनता पार्टी के पृष्ठभूमि का है, ये जो है सो मुसलमानों का हितैषी नहीं है, मुसलमानों का दुश्मन होगा, इसके पिताजी ये है वो है। इस ढंग का प्रोपेगेंडा उन लोगों ने चलाया और मतदान के एक दिन पहले पंपलेट बांटा, और उस पंपलेट बांटने से पूरा मुसलमान जो राजद का साथ दे रहा था, मेरा साथ दे रहा था, हमारे व्यक्तित्व से साथ दे रहा था, वो रातों रात पलट गए, और जिस कारण से मेरी हार हुई और वहां पर महेंद्र सिंह माले के जीते थे। उसके बाद जो है तो आप बीजेपी से अब आरजेडी में चले गए। आरजेडी से फिर बीजेपी में कैसे आए, संक्षिप्त में? अब वो बाबूलाल मांडी जी और रविंद्र कुमार राय जी मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपका घर है, आपके घर के बाहर के लोगों ने आपको टिकट दे दिया, आप चले गए। हम वो लोग उस बात को दोहराना नहीं चाहते हैं, परंतु आप घर वापस आइए, घर में आपको सम्मान मिलेगा, जगह मिलेगा, हम आपको समझते हैं। बाबूलाल जी और रविंद्र राय दोनों आपके घर गए थे? जी। और उसके बाद जो है टिकट मिला 2005 में? नहीं, टिकट नहीं मिल पाया। अब मेरा संघर्ष का जो कहानी शुरू होता है, जैसे 2000 चुनाव तो मैंने लड़ा पिताजी के नाम पर, पिताजी के व्यक्तित्व पर। उसके पहले मैं काम करता था,
परंतु 2000 के बाद उस राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव के बाद मैं बहुत मेहनत किया। तो ये मेरा तमाम विशेषता देखकर कि भाई लोगों को लगा कि भाई आखिर इसका हम आलोचना करेंगे तो कैसे करेंगे, तो लोगों ने बस मुझे रोकने का प्रयास शुरू कर दिया। और जब उन्होंने लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो मैं उनके प्रयास को विफल करने के लिए बहुत मेहनत करता रहा। मैं गाँव का गाँव साइकिल से, कभी पैदल, लोग लगा रही पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया हुआ सुकुमार व्यक्ति भी पैदल घूम सकता है, साइकिल चला सकता है, 4 दिन साइकिल, पूरा महीना भर पैदल यात्रा करना और गांव-गांव में लोगों को जागृत करना, बहुत अभियान मैंने चलाया। परंतु मैं समझता हूं कि मेरे साथ सच्चाई है, मेरा लगन है, मेरा मेहनत है, ईमानदारी है, मेरा जो निष्ठा है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप 2014 में चुनाव जीत गए, उसके बाद जो है अब हम थोड़ा सा, चूंकि अब पॉलिटिकल ये सिनेरियो हो गया, शादी जो आपकी हुई वो किस ईस्वी में हुई थी? 1995 में हुई थी। 1995 में शादी हुई थी। जी हाँ। वैवाहिक जीवन ठीक से? हाँ ठीक है, उसमें मतलब हम लोग तो बात उस पर नहीं कि वैवाहिक जीवन भी अगर कहा जाए तो 1995 में जब हमारी शादी हुई तो ये आदमी में कितना सेक्रीफाइस हो सकता है, आदमी का व्यक्तित्व तो अपने मुंह से नहीं बोला जाता है, फिर भी जब बातें उठ गई है तो मैं बताना चाहता हूँ, जब मेरी शादी हुई और शादी के बाद जब पत्नी घर आई और घर आने के मैंने 1 या 2 महीना के बाद ही उन्हें एक बहुत कठिन बीमारी का सामना करना पड़ा। मैंने उनका चलना बंद हो गया, वो चल रही, पूरा बेड पर चली गई, चलना पूरा सिस्टम फेल हो गया, नहीं चल रही थी। वैसे समय में भी एकदम जब शादी किसी का एकदम प्रमाण पर हो, तुरंत शादी किया हो, हमने जरा सा भी मैं विचलित नहीं हुआ और मैंने कहा कि हमने जब इससे शादी किया है, जो भी समस्या है, इस समस्या का समाधान के लिए मैं इसका सहयोग करूंगा, अपनी वाइफ का सहयोग करूंगा। और हमने मैं गया, मैं उसी तरह से मैंने उठा करके दिल्ली लेकर के गए। दिल्ली में रिम्स में 3-4 महीना का पूरा इलाज चला और इलाज के दौरान फिर कुछ बातें, इलाज से भी कुछ सुधरा और फिर लगा कभी कभी कि इनके मन में कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है और उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को मैंने खुद दूर किया। क्या हुआ कि ये जब बेड पर बैठी हुई थी, उठ नहीं पा रही थी, बोल नहीं रही थी और अचानक मतलब टीवी चल रहा था, दिल्ली के हम बीपी हाउस में थे और टीवी में अचानक वो एक सीन आया, एक बच्चा को दफनाने का एक सीन आया। तो उस सीन को देख करके इनका लगता मेमोरी में जैसे ही कुछ आया, तो हम पहले इसे कुछ स्टोरी सुन चुके थे कि इनका एक भाई का निधन हुआ था जिसमें बहुत ही मर्माहत हुई थी। तो हमको लगा कि ऐसी ही घटना से शायद हो सकता है इनका काम नहीं करता, नस सुन पड़ा हो। और मैंने तुरंत उसी घटना को दिखा कि देखो वही आ गया, मैंने उसका नाम लिया कि देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। मैंने लगातार रिपीट किया और जब हमने रिपीट किया तो जो एकदम सुन पड़ी थी, 4-5-6 महीना से इलाज भी दिल्ली में चल रहा था और उसको हम रिपीट किया तो अचानक बोली कहाँ आया कहाँ आया, फिर आवाज़ भी आ गया और आवाज़ आया, फिर उठ के खड़ा भी हो गई। तो मुझे लगता है अभी रोकेंगे अब एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनकी पत्नी से बातचीत करेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तपस्या है। शादी हुई, 2 महीने नहीं हुए, पत्नी बेड पर गई और उसके बाद पत्नी को ठीक करने का काम किया, राजनीति ठीक करने का काम किया, तमाम चीज किया। अब इनके परिवार के लोगों से हम बातचीत करते हैं। Ghanshyam Hemlata Institute of Technology and Management, GHITM, situated in the Marine Drive, Puri, a premier Gurukul offering BTech since 1997, with a holistic academic environment having in-campus hostel, reactor placement cell, round-the-clock library with e-learning facilities, best-in-class labs and much more. The institution that offers all the core branches of engineering education, GHITM, Puri. For details, visit www.ghitm.ac.in. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। हमारे साथ वर्मा जी बने हुए हैं, अब उनके परिवार के लोग भी आ गए हैं। इन्होंने अपने जीवन के हर छोटे और बड़े पहलू को बताया। अब हम बातचीत करेंगे इनकी पत्नी से, इनकी बेटी से। जब आप शादी करके आई, 1-2 महीने के बाद ही आप बीमार पड़ गई थी, उस वक्त कितना सेवा किया इन्होंने?
बोलिए, आप वहीं बोलिए, पर कोई दिक्कत नहीं, इसमें देखो आप क्या, बोलिए आराम जैसे से ऊपर बोलना है। देखो ना। आज अगर हम इस दुनिया में जीवित हैं तो इन्हीं की बदौलत। आप रो रही हैं। गुजरा हुआ वक्त जब याद आता है तो इन्होंने बहुत सेवा किया मेरा। चल फिर भी नहीं पाते थे, पूरी तरह बेड पर चले गए थे। रात दिन एक करके सेवा किया और मुझे स्वस्थ किया। हमेशा बोलते थे कि नहीं, तुमको हम जिस भी तरह से ठीक करेंगे, लेकिन तुमको ठीक करेंगे जैसे भी होगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा घर परिवार मायका भी मेरा बहुत अच्छा है, ससुराल भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जिस वक्त ये बीमार थी, आप भी देखिए इनकी आंखों में भी आंसू हैं, आप भी रो रहे हैं। नहीं, उसमें तो परिस्थितियाँ अलग रहती है। जिस तरह आम समाज में लोगों का सोच है कि पत्नी अगर बीमार है तो भाई पत्नी बाहर से लाया गया है, उसको छोड़ दिया जाए, तो आम जो साइकोलॉजी समाज का रहता है उसी अनुरूप बहुत लोगों का दबाव और ये भी रहा था। परंतु मैंने कहा कि ऐसा ऐसा चीज़ नहीं होता है। और जोड़ियाँ हम नहीं बनाते हैं, जोड़ियाँ ईश्वर बनाता है, और ईश्वर ने जो बनाया है हम उसको स्वीकार किए हैं, उसको उसी के साथ हम लोग रहेंगे। ठीक करेंगे तभी ठीक, बीमार रहेगी तभी ठीक। हम लोग इसी प्रकार का जीवन हम जिएंगे, हमने सभी लोगों को जवाब दिया अच्छा, था। 2 महीने के बाद जब भी आप जाते थे कहीं, तो इनको आपको ये उठा के लेके जाते थे जब भी जाते जी थे, इलाज जी के दौरान, हाँ। कहीं भी गए तो? जी। अच्छा, कई लोग ताना भी देते होंगे, चाहे वो बाहर के लोग हों, उस वक्त क्या लगता था अपने मन में? मुझे बहुत खराब लगता था कि इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। लेकिन जब मैं इन्हें बताती थी तो बोलते थे कि नहीं, तुमको हम पर भरोसा नहीं है, हम तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे। भरोसा। अब मुझे लगता है कि आज आज के खासकर आज के यूथ को जो शादीशुदा जिंदगी है, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कार्यक्रम कुछ नहीं हो सकता है। आप ये बताइए कि उस वक्त जब लोग कहते थे कि छोड़ दो, तो एहसास होता था कि कहीं से भी, कहीं से 1% भी कि कुछ ऐसा कर दें? नहीं, ऐसा तो वैसा, इसे तो मैंने पहले भी कहा ना, लोगों को मैंने बता भी दिया था कि आदमी को एक विश्वास, एक जो धर्म होता है, मानव जीवन का जो धर्म होता है, उस धर्म के साथ निभाना चाहिए, धर्म को निभाना चाहिए। और सारा कुछ ईश्वर करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। और मैं समझता था कि मैं सेवा करके, मैं जानता था कि प्यार में, ईमानदारी और सच्चाई में ताकत होती है। मैं सेवा करके जो भी बीमारी है, कठिन से कठिन भी अगर बीमारी है, उस बीमारी का इलाज हम कर सकते हैं। इसीलिए हमने इलाज में कहीं कमी नहीं छोड़ी। जो आंखों से आंसू आज आपके निकले, वो आंसू उस वक्त भी निकलते होंगे जिस वक्त इनको देखते होंगे? नहीं, वो तो वहाँ दुख से, कि भाई तकलीफ है, दुख है, तो उस दुख से छुटकारा पाने के लिए तो आंसू निकलते ही थे। खाने में इनको क्या अच्छा लगता है? इन्हें पंजाबी खाना जो है बहुत पसंद है। राजमा है, छोला है, ये सब इनको बहुत पसंद है। चना है। कभी कभी डांटते हैं? हाँ, कभी कभी कुछ अगर गलत है वैसा तो। इनमें कमी क्या है? आजकल के अच्छाइयाँ तो हमने देख ली, कमी क्या है? कमी यही है कि आज का जो जीवन है, इसमें इतना झूठ बोलते हैं लोग, पर ये सच बोलते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी कमी है। क्या पापा से कुछ सीखने को मिला? हाँ, मुझे पापा से बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि सब लोग कहते हैं कि हम ज़्यादातर लोग आकाश, जलाशयों और पृथ्वी का वर्णन करते हैं, लेकिन कीचड़ का वर्णन कोई नहीं करता। लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि कीचड़ से जब किसी को पंख नाम बोलते हैं तो वो बेचारा बहुत घृणास्पद हो जाता है, लेकिन जब हम उसे पंकज बोलते हैं तो उसे बहुत वो मग्न मुग्ध हो जाता है। तो इन्होंने मुझे बताया जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही हमें हमारी परेशानियों को, तकलीफ़ों को, दर्द से आगे बढ़ के कुछ अच्छा कर
सकने का। और मेरे पापा से हमेशा ये सीखा है कि अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमारी जो तकलीफ़त है वो हमें कभी भी हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोक नहीं सकती, हम वो कर लेंगे। कौन है ये? बड़े पापा। बड़े पापा हैं। क्या कहते हैं तुमको? मारते हैं? नहीं मारते हैं? हम लोग आज इस राजनीतिक मुकाम पर भी पहुँचे हैं, तो इसमें हमारा छोटा भाई भी बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका निभाता है। मेरे एब्सेंट में भी सारा काम को देखना, सारे लोगों को ठीक करना, सारे व्यवस्था चीज़ों को व्यवस्थित करना, वो सारा काम करता है। तो उसमें उस समय भी मैं बता रहा था उसी एग्जाम्पल से कि जो छोटी लड़की थी उसको हम लोग खाना खिलाते थे, वो कुछ बोलती नहीं थी। कभी मैं घर में रह गया तो मैं उसको बैठा कर खिला रहा हूँ, 1 घंटा लगता था। कभी हमारी वाइफ खिलाती थी, कभी ये भी नहीं है तो मेरा छोटा भाई ही खिलाता था। अब हम तीनों ने उसकी इतनी सेवा की, जो डॉक्टरों ने कह दिया था कि 5 महीना में ही ज़्यादा नहीं बचेगी, परंतु उसको हम लोगों ने 3 साल तक अपने सेवा के बल पर लाइव रखा था। बेड पर पड़े पड़े हम लोगों ने भोजन खिलाया और उसको हम लोगों ने रखा, परंतु आज वो हमारे बीच नहीं है। हम उसे श्रद्धांजलि भी देते हैं और हमें दुख भी है। और आज एक लड़की है और ये बच्चा हम ही लोग के साथ आता है। मेरा छोटा भाई का लड़का है। क्या क्या बनना चाहती हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्यों? मैं चाहती हूँ कि जो लोग बीमार हो जाते हैं और उनके पास सारी सुविधा नहीं होती है और उन्हें फिर उसके लिए सफ़र करना पड़ता है, तो वो मैं ठीक करना चाहती हूँ। पत्नी ने कहा कि इनमें सबसे बड़ी कमी है कि झूठ ही नहीं बोलते हैं। ये तो ठीक ही बोलते हैं कि मैंने कहा कि मैंने शुरू से ही ऐसा ही मेरा नेचर रहा है। और आज इसीलिए मैं नहीं जानता हूँ कि आज कितने लोग भ्रष्टाचार से इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। केवल स्टेज पर भाषण देते हैं, परंतु मैं आज आप लोगों के सामने भी बोल रहा हूँ। यहाँ पर हजारों लोग आपके चैनल को देखेंगे। मैं उन लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि भैया भ्रष्टाचार के लिए मैंने पहल किया है, आप लोग भी मेरा सहयोग दीजिए। अगर इसमें जनता मुझे साथ देगी, मैं अगले बार भी चुनाव जीतूंगा। जनता साथ नहीं देगी, मैं अगला बार हार जाऊंगा। इसका भी मुझे कोई गम नहीं होगा कि मैंने गलत काम का प्रयोग नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, परसों में एक गाँव में गया, वहाँ एक गाँव का आदमी मेरे पास आया, बोला कि विधायक जी पता चला है कि आपने विधायक मद का 3 करोड़ रुपया का लिस्ट दे दिया, 1 भी रुपया नहीं लिया, अगला चुनाव आप कैसे लड़िएगा? मैंने कहा कि भैया अगला चुनाव की क्यों चिंता करते हो? अभी मैं चुनाव लड़ा था, मैं कौन सा एमएलए था? अभी मैं अपना मेहनत करता था। मैं प्रिंसिपल था कॉलेज का। मैं अपने घर में खेती बाड़ी मेरा है। मैं छोटा भाई को मैंने जिम्मेवारी दिया, दवाई का होलसेल का काम करता है। हमारा लॉडर बैकहो का मशीन 2-3 ठो चलता है। तो हम लोग अपना काम को कर रहे हैं, उस मेहनत से कर रहे हैं, वहाँ से पैसा होता है। बड़े बेबाक अंदाज में और जिस तरीके से विधायक जी ने साफ गोई से कहा कि हमारे पास क्या क्या है और हमको उससे पैसा आ सकता है, इसलिए हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। उन लोगों से अपील करते हैं भ्रष्टाचार ना करें। हाँ, इस एपिसोड में एक बात जरूर है कि एक पति पत्नी की सेवा किस हद तक जाकर कर सकता है, और वो भी शादी के पहले 2 महीने शुरुआती दौर में ही, वो इस एपिसोड को देखकर पता सारे लोगों को चलेगा। निश्चित रूप से अगले दिन किसी और खास मेहमान के साथ हम मिलेंगे और कुछ खास पहलुओं को उनके साथ शेयर करेंगे। आज दीजिए मुझे इजाजत।